अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। आजकल हम साइकोलॉजी में डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वे मेथड क्या है। सर्वे मेथड रिसर्च का वो तरीका है जिसमें किसी भी पब्लिक ओपिनियन या राय आमा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, उनके रवैयों के बारे में जाना जाता है, डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों की राय राय पूछी जाती है। इसके अलावा कुछ दूसरे सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज या हमारे माशरे में रहते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, यानी पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। आमतौर पे ये बात मुश्किल होती है कि आप बहुत सारे लोगों से किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपनी एफर्ट और मनी दोनों चीज़ों को बचा सकें। और कुछ चंद लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और उस ग्रुप के ऊपर फिर आप अपने क्वेश्चन जो हैं एडमिनिस्टर करके उनसे उन सवालों के जवाब हासिल करते हैं किसी भी इशू के मुताबिक या किसी भी मसले के मुताबिक। सर्वे आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है किसी भी रिसर्च में, और ये डिफरेंट रिसर्च मेथड्स में यूज़ किया जाता है लोगों की राय जानने के लिए, उनके बिलीव्स जानने के लिए, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी मसले के बारे में, कोई वाक़या होता है तो उसके बारे में लोगों की जो राय है वो हमें सर्वे के तरीके से हासिल होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो सर्वे है उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्वे जो है वो यूज़ की जाती हैं, जिनमें से नंबर वन है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड उस वक्त यूज़ किया जाता है जब बहुत जल्दी में फास्ट और सिंपल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें लोगों से सवालात पूछने होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में अगर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कोई शैम्पू है, कोई पेस्ट है, कोई इस तरह की चीज़ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर ये है कि डिफरेंट किस्म के जो पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में, जैसे कुछ अरसे में हमने देखा था कि धरने चल रहे हैं या मार्च हो रहा है या कोई जलसे हो रहे हैं, उसके बारे में अगर हमने इंफॉर्मेशन लोगों से लेनी है तो ये बड़ा क्विक और फास्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं और उससे हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। और इससे हमें मदद मिलती है बेटर डिसीजंस लेने में और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाने में और प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के बारे में। जो दूसरा मेथड है सर्वे का यूज़ किया जाता है वो कहलाता है फील्ड स्टडी मेथड। ये जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो रिसर्चर है या जो सर्वेयर है वो फील्ड में जा रहा है और वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो बेसिकली ये एक किस्म की नेचुरल ऑब्जर्वेशन ही है। अगर आपको याद हो, हमने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पढ़ा था ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ रिसर्च में, कि वो सिचुएशंस जहाँ पे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम फिर फील्ड स्टडी मेथड यूज़ करते हैं। इसमें रिसर्चर जो है वो फील्ड में जाता है, लोगों को उनकी नेचुरल सेटिंग्स में स्टडी करता है, उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, उन और क्वेश्चंस पूछता है और फिर उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो इस तरीके से इस में डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। इसमें भी जो रिसर्चर है वो दो तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा है उनको पता होता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन सम टाइम वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई क्रिमिनल गैंग को पकड़ना है या अगर उसको बैगर्स को पकड़वाना चाह रहा है कि ये एक गैंग की सूरत में कहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करेगा, वो ये नहीं बताएगा कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बल्कि वो छुप के उनको ऑब्जर्व करेगा और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड रखेगा और उसके बाद जो भी जिस मकसद के लिए वो गया उस मकसद को वो पूरा करेगा। तो ये थी दो मेजर टाइप्स ऑफ सर्वे। अब हम ये देखेंगे कि टूल्स ऑफ सर्वे कौन कौन से हैं। टूल्स का मतलब है कि वो प्रोसीजर जो हम सर्वे में डिफरेंट किस्म की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, मालूमात इकट्ठा करने के लिए, डाटा गैदर करने के लिए। तो जनरली दो किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, दो किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर बेसिकली एक क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जिसमें आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड जितने आपके एस्पेक्ट्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं उन पॉइंट्स को क्वेश्चंस के अंदर।
और फिर वन बाय वन आप वो क्वेश्चन जो है वो एक फॉर्म की सूरत में एडमिनिस्टर करते हैं उन लोगों के ऊपर जिनसे आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो ये जो क्वेश्चनेयर है एक अच्छा क्वेश्चनेयर है, उसमें कुछ खसूसियात होनी चाहिए। एक तो ये कि उसकी लेंथ जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा जो छोटा क्वेश्चनेयर है वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। फिर इसकी सवालों की जो लैंग्वेज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि सिंपल हो और लोग उसको समझ सकें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई उनकी वोकेबलरी नहीं होती, तो हमें फिर सिंपल अल्फाज में क्वेश्चन बनाने होते हैं। फिर क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने चाहिए, जो एम्बिगुअस जो क्वेश्चंस हैं या जो अनक्लियर हैं उनसे बचना चाहिए, एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाता है, नंबर 4 पे आ जाता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, जिस भी टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हैं सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होने चाहिए, इररेलेवेंट क्वेश्चंस आपने शामिल नहीं करने। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक अच्छे क्वेश्चनियर को बनाते हुए हमें मद्देनजर रखना पड़ता है वो ये है कि इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेट आइडेंटिटी है वो शो नहीं होनी चाहिए क्वेश्चंस के आंसर में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं और उसमें इंडिविजुअल्स अपनी राय देने से कतराते हैं। तो उनको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आपकी जो ज़ाती मालूमात हैं वो शामिल नहीं होंगी, आपके डाटा में हम उनको शो नहीं करेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाने चाहिए जो कि फोर्स कर रहे हैं कि आपने एक खास किस्म का जवाब देना है। तो एक ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें इंडिविजुअल हाँ या ना या किसी भी तरीके से अपनी राय आज़ादी के साथ दे सकता है। और फाइनली ये कि एक अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तमाम एस्पेक्ट्स को क्लियर करें, ताकि कहीं भी इंफॉर्मेशन जो है वो अनक्लियर ना रह जाए, हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इकट्ठी हो जाए। क्वेश्चनियर की क्वालिटी के बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस भी जो क्वेश्चनियर में यूज़ किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो दी जाती है, मिसाल के तौर पे यस और नो, ट्रू और फॉल्स, एग्री और डिसएग्री, या एग्री, डोंट नो और डिसएग्री, मतलब दो से या उससे ज़्यादा ऑप्शन। जैसे आप देखते हैं कि आपके जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं। इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है उसके पास कोई आज़ादी नहीं होती, वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता, बस जो उसके पास ऑप्शन हैं वो बाउंड है कि वो उसी में जो है वो आंसर करेगा, वो उसके पास फ्रीडम नहीं होती रिस्पॉन्स करने की। जबकि दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन जो हम क्वेश्चनियर में शामिल करते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स या हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं या जिनसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं उनके पास जवाब देने की आज़ादी होती है, वो चाहे तो बहुत लंबा जवाब दे दे, चाहे तो एक लफ्ज़ का जवाब दे दे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो किस्म के जो क्वेश्चंस हैं और ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं और हमें किस तरह की मालूमात चाहिए। उस हिसाब से फिर समटाइम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, समटाइम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और समटाइम दोनों किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चनियर में शामिल किए जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो टूल ऑफ सर्वे है जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू भी दो तरीके से कंडक्ट किया जाता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं उनको बिफोर हैंड यानी पूछने से पहले ही उनको प्रॉपरली एक तैयार कर लिया जाता है, पूरा एक फॉर्मेट बनाया जाता है कि कितने सवाल होंगे, उनकी तरतीब क्या होगी, और जो इंटरव्यूअर है वो उस प्री डिटर्मिंड जो एक पैटर्न है उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसने वही सवाल पूछने हैं और उसी तरतीब में पूछने हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के पास ये आज़ादी है, उसके पास पहले से सवाल नहीं मुरतब किए होते हैं, बस उसको प्रॉब्लम का पता होता है और उसको पता है कि मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। यहाँ फिर वो उसके जवाबों से आगे सवाल में से सवाल निकलते हैं और जो है बस एक डायरेक्शन में चलते हुए अंदर ही अंदर से सवाल और जवाब करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। इसमें ना तो सवालों का नंबर डिटरमिन किया जाता है और ना पहले से, और ना ही सवालों की जो है वो तरतीब डिटरमिन की जाती है। अब टूल्स ऑफ सर्वे पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि जब हम सर्वे रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो उनमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। पहले हम इनको ब्रीफली पढ़ते हैं और उसके बाद हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरे नंबर पे हाइपोथेसिस बनाया जाता है या रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है,
फिर उसके बाद जिस पॉपुलेशन के ऊपर आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है या सर्वे कंडक्ट करनी है उसको डिटरमिन किया जाता है। फिर उसके बाद उस पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है या इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है क्वेश्चनेयर के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है उनको हम एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद डिफरेंट उनको तरीक़ों से करने के बाद रिजल्ट्स बनाए जाते हैं और रिपोर्ट्स की सूरत में उनको पब्लिश किया जाता है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये किसी भी रिसर्च को और खासतौर पर सर्वे की रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट स्टेप है वो है फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक आप किस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ देखना होता है कि जो प्रॉब्लम है ये एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, मतलब उसकी कोई अहमियत होनी चाहिए साइकोलॉजिकली या सोशली या इकोनॉमिकली, यानी वो हमारे मुआशरे को फ़ायदा दे रहा है, हमारे लोगों को फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि जब हम टाइम लगा रहे हैं, हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हमें स्टडी करनी चाहिए ना जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हमारे सब्जेक्ट को फ़ायदा हो, जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो। और इसके फर्दर मोर हम ये देखते हैं कि जो स्टडी हम कंडक्ट कर रहे हैं उससे हमारे प्रॉब्लम्स में, हमारे सोशल प्रॉब्लम में, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कमी होनी चाहिए और उस मुश्किलात का हल हमें जो है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है। जब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस जैसे पहले भी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी जिक्र किया था कि हाइपोथेसिस किसी भी प्रॉब्लम का एक अजम्पटिव सोल्यूशन होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो इसको हम किस तरीके से और हमारे पास क्या क्या एजम्पशन है जिसके ज़रिए हम इसके सोल्यूशन डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमने सर्वे की, अगर सर्वे के रेफरेंस में बात करें तो सर्वे में जो हाइपोथेसिस है वो 3 तरह की हमारी जो है वो फॉर्म्स ले सकता है। नंबर 1 है डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं और उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। मिसाल के तौर पे हम ये देखेंगे कि जो कॉलेज गर्ल्स हैं आजकल वो लंबी शर्ट्स पहनने को तरजीह देती हैं या शॉर्ट शर्ट्स पहनने को तरजीह देती हैं। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, फैशन क्या है, तो इस बारे में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स को। दूसरा हाइपोथेसिस जो है वो हम बना सकते हैं या हम जो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं उसका तरीका ये है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स में क्या फ़र्क है। अगर हम उनको कंपेयर कर रहे हैं कि मेल्स जो हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या फीमेल्स, तो यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस बना लिया कि कंपेरिजन किस तरह से हम दो ग्रुप्स में कर रहे हैं। तीसरा तरीका जिसमें हम एक हाइपोथेसिस को लेकर चल सकते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी हम अगर ये देखना चाहें कि हम अगर कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स को कॉफ़ी पिलाते हैं तो क्या उसके बाद उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं। यानी हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि कॉफ़ी में और मैथमेटिकल एबिलिटी के अंदर रिलेशनशिप क्या है। तो ये 3 तरीके से हम सर्वे में हाइपोथेसिस बना के तो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ये है कि वो इंडिविजुअल्स जिनको हमने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सर्वे कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पे पंजाब में देख लें या लाहौर में देख लें कि फ़कीर बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वजह है? ये बैगरी जो है, ये जो फ़कीरी है, इसकी रीज़न क्या है? तो इसमें चूंकि हमने फ़कीरों के ऊपर रिसर्च करनी है तो हमारा जो पॉपुलेशन है, तमाम पंजाब के अंदर जितने फ़कीर हैं जो कि भीख मांग रहे हैं वो सारे हमारी पॉपुलेशन में शामिल होंगे। अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि पॉपुलेशन तो बेशुमार है, फ़कीर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपने देखा हर सड़क पे, हर चौक पे, हर सिग्नल पे फ़कीर बैठा होता है। तो इतने ज़्यादा लोगों से हम इंफॉर्मेशन तो गैदर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमारा जो तरीका है वो हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल का मतलब है कि हम उसी पॉपुलेशन में से जिसको हम टारगेट पॉपुलेशन कह रहे हैं, जिसको हमने टारगेट करना है, यानी जिसको हम स्टडी करना है, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे बैगर्स हैं, उनमें से हम कुछ इंडिविजुअल्स का या कुछ बैगर्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे डिफरेंट एरियाज़ में से पंजाब के। और फिर उसके बाद हम उन पे हम क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करेंगे या उनका हम इंटरव्यू करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनके जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम जनरलाइज कर देंगे तमाम पॉपुलेशन के ऊपर। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें समझने वाली है वो है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम है कि तमाम इंडिविजुअल्स की लिस्ट जो कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन के अंदर फॉल कर रहे हैं और जिनको हमने स्टडी करना है।
तो वो उनको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। अच्छा, सैंपल कलेक्शन के बाद अब हमारा ये सैंपल की सिलेक्शन के बाद हमारा जो अगला प्रोसीजर आ गया या अगला स्टेप आ गया वो आ गया डाटा कलेक्शन। कि अब हमने टारगेट पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स को सैंपल के तौर पे कलेक्ट कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि हमने डिफरेंट जो टूल्स ऑफ सर्वे जो हमने पढ़े थे, इंटरव्यू पढ़ा था हमने, क्वेश्चनर पढ़ा था, कि हम उनमें से कौन सा टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे और उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। क्या हम क्वेश्चनियर यूज करेंगे तो क्या उसको हम कलेक्टिवली यूज करेंगे, सब लोगों को एक जगह पे बिठा के हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर हम लोगों को वन बाय वन देंगे। फिर उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्वेश्चनियर को हम मेल के थ्रू भेज दें या हम उसको मीडिया में पब्लिश कर दें। फिर इसी तरह अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू हमने इन पर्सन लेना है या हमने टेलीफोन के ऊपर लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा कलेक्शन के अंदर जो है वो हमने मैयर वो सेलेक्ट करनी होती हैं और जो है वो उसको एडमिनिस्टर करके फिर जो है रिसर्चर ने ये डिसाइड करना होता है कि हर एक चीज़, हर एक मेथड का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, और एक सर्वेयर को उससे फुली अवेयर होना चाहिए। उसके बाद अगला जो स्टेप आ जाता है वो जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, क्वेश्चनर एडमिनिस्टर किया या इंटरव्यू के थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन ली, हमारे पास डाटा आ गया, अब हमने क्या करना है, हमने उस डाटा को एनालाइज करना है। एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे डाटा को, ऑर्गेनाइज करेंगे, और जो हमारे पास जो हमारे पास डाटा जमा हुआ है उसको हम रॉ डाटा कहेंगे। जब हम उसको अरेंज कर लेंगे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को यूज़ करते हुए, जैसे हमारे ग्राफ्स वगैरह हैं या हमारे डिफरेंट किस्म के टेबल्स हैं, उनके ज़रिए हम इसको एनालाइज करके तो प्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कि हमने अपने डाटा को एनालाइज कर लिया। और जब हमने एनालाइज कर लिया तो उसके बाद जो अगला स्टेप है तो हम फिर उसको रिजल्ट्स की सूरत में पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट हमारे हमें ये बताते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था कि वो कंफर्म हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि रिसर्च का हमारा रिजल्ट क्या निकला। जब रिजल्ट्स को हम टेबुलेट कर देते हैं तो फिर उसके बाद एक डिटेल में एक रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। और इस रिपोर्ट को लिखने का मकसद ये होता है कि तमाम जो प्रोसीजर हमने, पिछले तमाम स्टेप्स जो हमने वन बाय वन यूज़ किए हैं, उनको हम पब्लिश करते हैं ताकि आगे आने वाले रिसर्चर फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें, और उसके अंदर अगर कोई गैप्स रह गए हैं तो उन गैप्स को फिल करके ज़्यादा बेहतर तरीके से उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर सकें। तो यहाँ तक हमारा जो है वो जो उसके स्टेप्स थे डिफरेंट सर्वे मेथड के, वो कंप्लीट हो गए। अब हम ये देखेंगे कि हर रिसर्च मेथड की तरह सर्वे मेथड के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर हम उसके एडवांटेजेस को देखें तो सर्वे जो है उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ज़्यादा ईजी। आप ज़्यादा से लोगों को एक जगह पे बिठाते हैं और आप क्वेश्चनेयर जो है वो एडमिनिस्टर कर देते हैं। इसका स्कोप बहुत वाइड है, इस पे पैसे बहुत कम लगते हैं, इनएक्सपेंसिव मेथड है, आपके वही पैसे लगेंगे जो आपने क्वेश्चनेयर पब्लिश करा दिया और आपने उसके प्रिंट निकलवा लिए। फिर उसके बाद ये है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रिमोटली कंडक्ट किया जा सकता है, आप कहीं भी बैठ के मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू इसको भेज सकते हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से है, आपको बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा जो है मिल सकता है इससे। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पे ये होता है कि समटाइम जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो, हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्यूरेट आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली जब ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं जिनमें हम 2 या 3 या 4 ऑप्शंस दे रहे हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपनी राय का खुल के इजहार नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है जो कि हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में फेस करनी पड़ती है। फिर अगर कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं तो उस पर भी ये एक आइडियल मेथड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी राय का इजहार करने से डरते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखा जाता है कि समटाइम कुछ लोग जो हैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, कुछ क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ देते हैं, उससे फिर हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट होने का खतरा होता है। तो ये था हमारा सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।